नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश लेट्स टॉक इनफर्टिलिटी पर। मेरा नाम है प्रियांशी शर्मा। हम अपने पिछले कार्यक्रम में इनफर्टिलिटी की वजह, उसके इलाज, उसके पीछे के विज्ञान, शोध और तकनीकी विकास पर विस्तार से बात कर चुके हैं। इस क्षेत्र में हो रहे शोध और तकनीकी विकास उन जोड़ों के लिए उम्मीद की किरण साबित हो रही हैं जो परिवार शुरू करना चाह रहे हैं। आज की इस चर्चा में हम इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे। इनफर्टिलिटी से जुड़ी कई समस्याओं को समझेंगे और उनकी ट्रीटमेंट्स या सॉल्यूशंस पर नजर डालेंगे। हम उन सवालों के भी जवाब देंगे जो आपने हमें हमारी वेबसाइट ndtv.com/letstalkinfertility के जरिए हमें लिखकर भेजे हैं। इस पूरी चर्चा के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक से कुछ एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आजादी पटेल जो अहमदाबाद से हैं और डॉक्टर सोनू बल्हारा जो गुरुग्राम से हमसे जुड़ रही हैं। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ रही हैं जाने मानी अभिनेत्री और वेलनेस एंटरप्रेन्योर पूजा बेदी जो खुद एक माँ है। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस शो में और धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इससे पहले कि हम डॉक्टर्स के साथ सवालों का सिलसिला शुरू करें, पूजा बेदी, मेरा पहला सवाल आपसे। आप पहले भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट और आईवीएफ के बारे में काफ़ी बात कर चुकी हैं और कई इंटरव्यूज़ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपने इसके बारे में जिक्र भी किया है। तो आपको क्यों लगता है कि ये टॉपिक इतना अहम है और इस पर और बात करने की ज़रूरत क्यों महसूस होनी चाहिए? हेलो एवरीवन। पहली बात ये है कि हमारे देश में ऑलमोस्ट एक फर्ज बनता है एक औरत का कि फैमिली के लिए एक बच्चा जो है हम पैदा करें। ओके, सो एक तो वो प्रेशर होता है और एक माइंडसेट होता है। ऑफ कोर्स फैक्टर्स की एज अ वुमन यू वांट टू हैव अ चाइल्ड, हम चाहते हैं कि हमारा खुद का एक बच्चा हो। लेकिन जैसे कि अगर आप फॉरेन विदेश के लोग को देखो तो उनकी चॉइस होती है बच्चा पैदा करना ना पैदा करना। लेकिन इस देश में एक बच्चा पैदा करना almost a way of life and important and a proof that you are a family. तो एक प्रेशर जो है औरत पे आ जाता है। ओके, इट इज लाइक द वुमन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग द चाइल्ड। अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो उसमें कोई कमी है। द पॉइंट इज दैट इट इज ऑल्सो अ मैन्स प्रेरोगेटिव टू गेट हिमसेल्फ टेस्टेड, क्योंकि स्पर्म काउंट लो हो सकता है, सेक्स ड्राइव लो हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दिस फर्टिलिटी क्लिनिक्स जो है, आईवीएफ का ट्रीटमेंट जो है, it is a wonderful way for both the man and the woman to overcome any obstacles, physical obstacles जो उनके शरीर में शामिल है, to be able to overcome an inadequacy in some manner, to be able to bring their dreams to life, their child to life, create the family जिसके लिए इतना कभी चाहत भी है और प्रेशर भी है। I have two children. I'm fortunate that I haven't had to go through IVF, but मेरे इतने सारे दोस्त हैं, स्पेशली जिन्होंने बच्चा पैदा करने की कोशिश की in a later age, who found IVF so helpful. I've had couples who've been trying for 8 years and 10 years, and through IVF they've had a baby, and their life is just changed and so beautiful today. तो मैं चाहती हूँ कि जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि they understand कि एक रास्ता है, and they have these alternatives and treatments in front of them to actually give them the life that they want and deserve. मेरा अगला सवाल डॉक्टर सोनू भलारा आपसे। आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए महिलाओं और पुरुषों की तैयारी कैसे हो सकती है? क्या इस इलाज के कोई दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं? जो कपल्स आईवीएफ ट्रीटमेंट के थ्रू जाना चाहते हैं, सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप है कि वो अपने डॉक्टर जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट है उससे जाके कंसल्ट करें, ताकि जो भी आईवीएफ स्पेशलिस्ट उनको देख रहा है वो उनकी इन्वेस्टिगेशन करके इनफर्टिलिटी किस वजह से है और उनको और कोई अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं या उनको वो पहले से जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो उसके बारे में सलाह दे पाएँ। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम निकलती है मेल में या फीमेल में, जैसे कि अगर थायराइड की प्रॉब्लम है या शुगर हाई निकला है या ब्लड प्रेशर हाई है, तो उसको हम सेटल कर सकते हैं। सो दैट मीन्स कि हम उनको पहले से ही मेडिकली फिट कर सकते हैं आईवीएफ ट्रीटमेंट के थ्रू जाने के लिए। सेकेंडली, लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में हम उनको एडवाइस करते हैं। लाइक अगर कोई फीमेल या मेल ओबीज हैं, बहुत मोटे हैं, तो दे शुड लूज देयर वेट, ताकि उनका जो सक्सेस रेट है वो अच्छा हो।
तो एक्सरसाइज एंड डाइट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एंड अगर जो मेल है या फीमेल है उनको कोई एडिक्शंस हैं लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल या ड्रग्स, तो इट्स बेटर कि वो उसको पहले से ही क्विट कर दें, ताकि उनके एग्स और स्पर्म्स जो हैं वो उनकी क्वालिटी बेटर निकले। सो लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए, ये जो कपल दे शुड गो थ्रू दैट। और जो आईवीएफ ट्रीटमेंट है इसमें साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि फाइनेंशियल सपोर्ट जो है, बिकॉज थोड़ी सी कॉस्टली ट्रीटमेंट भी होती है, तो पहले से ही उनको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि कितना फाइनेंसेस जो हैं, या इंश्योरेंस के थ्रू भी कई जगह वो जा सकते हैं। हियर एट आवर फर्टिलिटी क्लिनिक्स हमारा ईएमआई और इंश्योरेंस का भी उनको सपोर्ट मिलता है। जी सो और उनको कितनी लीव लेनी पड़ेगी अपने जहाँ भी वो काम कर रहे हैं, मेल है या फीमेल है, तो पहले से ही उनको, ताकि हम सब एक्सप्लेन करके रखें। सो दिस इज हाउ देयर जर्नी शुड बी जी थ्रू द आईवीएफ ट्रीटमेंट। जी इन सब कारणों की वजह से ये आईवीएफ की चर्चा और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और इससे ही मैं अपने अगले सवाल पर आती हूँ। डॉक्टर पटेल, आईवीएफ ट्रीटमेंट कब और क्यों करनी चाहिए? क्या ये किसी खास उम्र तक करवा सकते हैं? और क्या आप हमें एग को फ्रीज करने के बारे में भी बता सकते हैं? आईवीएफ की ट्रीटमेंट यूजुअली दंपति जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और शादी दवाइयाँ ऑलरेडी करवा चुके हैं और दूसरी ट्रीटमेंट जैसे आईयूआई वो भी करवा चुके हैं और उसमें भी प्रेगनेंसी उनको हासिल नहीं हुई है, वो लोग आईवीएफ के लिए आगे बढ़ते हैं। पर कुछ रीजंस होते हैं जिसके लिए आईवीएफ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम सजेस्ट करते हैं, जैसे कि अगर काउंट हस्बैंड का काफी कम है या फिर बिल्कुल नहीं है, जैसे एजोस्पर्मिया, या फिर फीमेल को बहुत सीवियर प्रॉब्लम है जिस वजह से प्रेगनेंसी का जो टाइम है, टाइम टू कंसेप्शन जो हम बोलते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। वो ऐसी सिचुएशन में हम आईवीएफ डायरेक्टली भी सजेस्ट करते हैं। दूसरी जो आपने पूछा कि वो एज का, तो फीमेल की एज जितनी कम उतना आईवीएफ में सक्सेस का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब हम प्रेगनेंसी के लिए कोई भी ट्रीटमेंट करवा रहे हो। तो यंग अगर एज वाइफ की जितनी कम होगी उतना अच्छा है। और अगर आप कुछ भी प्रेगनेंसी के लिए अभी नहीं सोच रहे हो तो डेफिनेटली एग फ्रीजिंग आपके लिए काफी बढ़िया ऑप्शन है, जिससे आप अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर सकते हो और लेटर जरूरत पड़े तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो प्रेगनेंसी के लिए, आपका खुद का बच्चा करने के लिए। तो आइए अब लेते हैं हमारी वेबसाइट पर आए हुए कुछ सवाल। डॉक्टर बलहारा, मेरा पहला सवाल आपके लिए। एक व्यूअर कहती हैं कि मेरा पहला बच्चा, एक लड़का, 2010 में हुआ था। वो कहती हैं कि अब वो 12 साल का हो गया है। उसके बाद उन्होंने 2012 में एक अबॉर्शन करवाया। 2014 से वो बच्चे की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली है। वो कहती हैं कि मैं 40 साल की हूँ और मेरे पति 44 साल के हैं और वो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। तो क्या आप बता सकती हैं कि उनके प्रेग्नेंट होने की कितनी संभावना है? देखिए, अब बिकॉज जो पेशेंट है फीमेल, वो 40 इयर्स की हो गई है, 40 साल की हो गई है, तो जैसे जैसे एक फीमेल की एज बढ़ती है, द नंबर ऑफ एग्स एंड द क्वालिटी ऑफ द एग्स दोनों ही उसमें गिरती रहती है। बट स्टिल अगर आईवीएफ के थ्रू भी वो जाना चाहेंगी तो 40 साल के बाद उनका 10 to 15% ही जो सक्सेस रेट है, और 42 के बाद तो और कम होके अराउंड 5 to 10% ही रह जाता है। तो उनको, और दूसरा ये है कि उनके हस्बैंड अगर डायबिटिक हैं तो डायबिटीज़ जो है वो वेल कंट्रोल्ड होनी चाहिए, बिकॉज ब्लड शुगर से जो स्पर्म की क्वालिटी है उसके ऊपर भी बहुत खराब असर होता है। सो ये दोनों चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए। जी। और डॉक्टर पटेल, मेरा अगला सवाल आपके लिए। जब कोई जोड़ा आपसे संपर्क करता है तो पुरुष और महिला फर्टिलिटी के मुद्दों पर आप जागरूकता कैसे जगाती हैं? और आपके क्लिनिक्स में इन दोनों की फर्टिलिटी की पहचान और इलाज की किस तरह की क्षमता और फैसिलिटीज मौजूद हैं? तो इनफर्टिलिटी में दोनों का प्रॉब्लम भी हो सकता है या किसी एक का प्रॉब्लम हो सकता है। तो 30% केसेस में सिर्फ स्त्रियों का प्रॉब्लम होता है,
30% केसेस में पुरुष का प्रॉब्लम होता है, जिसमें उनके काउंट कम भी हो सकते हैं या मोटिलिटी का इश्यू भी हो सकता है, या फिर 30% केसेस में दोनों का कुछ एविडेंट जो टेस्टिंग हम करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाते, जिसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और 10% केसेस में दोनों का प्रॉब्लम होने की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती है। तो हमारे क्लिनिक में जब भी कोई कपल आता है तो हम उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हम पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और क्यों वो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। और जैसे हमारे क्लिनिक में आते हैं तो फीमेल स्त्रियों का हम सोनोग्राफी करते हैं, जिसमें हम ओवेरियन रिजर्व जो अंडाशय होते हैं उसमें कितने बीज है, कितने इंडे है, उसका हम टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि वो एक फैक्टर है जो काफी मिस होता है। गर्भाशय और उसकी दीवार सही है कि नहीं वो हम देखते हैं। जरूरत पड़े तो खून का रिपोर्ट AMH करके जो हार्मोन आता है जिससे पता चलता है ओवेरियन रिजर्व, वो हम करवाते हैं। और हस्बैंड के लिए सीमेन एनालिसिस, जिसमें उनका जो वीर्य है उसमें कितने कण है और उसमें क्या उसका टेस्टिंग क्या है वो हम करवाते हैं। तो ये बेसिक रिपोर्ट है और इसके बेसिस पे हम आगे जरूरत पड़े तो फर्दर हार्मोनल टेस्टिंग या फिर फर्दर कुछ भी इवैल्यूएशन जो भी जरूरत पड़े और उनको गाइडेंस देते हैं ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए। जी, इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे खास कार्यक्रम लेट्स टॉक इनफर्टिलिटी में सवालों का सिलसिला ब्रेक के बाद जारी रहेगा। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लेट्स टॉक इनफर्टिलिटी। आइए लौटते हैं उन सवालों पर जो आप सबने हमारी वेबसाइट पर हमें भेजे हैं। डॉक्टर बलहारा, ये सवाल आपके लिए। एक व्यूअर कहती हैं कि मैं ऐसी इनफर्टिलिटी से जूझ रही हूं जिसकी पहचान नहीं हो पा रही है, तो क्या मैं IUI चुनूं या IVF, और तरीकों की खूबियां और कमियां क्या हैं, ये आप हमें बता सकती हैं। ये जो पेशेंट ने क्वेश्चन पूछा है इसको हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसमें कि मेल में या फीमेल में कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं मिली। ये 10% इंसिडेंस होता है इनफर्टाइल कपल्स में। ऐसे पेशेंट्स में पहले हम IUI ट्रीटमेंट करते हैं, जिसका सक्सेस जो है अराउंड 10 to 15% होता है। दिस इज ये एक माइनर मतलब हम कहते हैं कि आसान तरीका होता है, जिसमें हम एग्स के लिए जो स्टिमुलेट करके फॉलिकल बनाते हैं, मे बी इंजेक्शंस या मेडिसिन्स देके, एंड साथ में फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं अल्ट्रासाउंड से। प्लस जब वो एग एक मेच्योर हो जाता है और वो ओव्यूलेशन या जब उसको ओवरी ओव्यूलेट करती है, तब हम मेल का सीमन लेके उसको लैब में प्रिपेयर करके और फिर हम फीमेल के अंदर एक छोटे से कैथेटर से डाल देते हैं। ये एक छोटा प्रोसीजर होता है जो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। इसका कॉस्ट एज कम्पेयर टू IVF जस्ट अराउंड 10 to 15,000 होता है, जबकि अगर हम IVF करते हैं वो अराउंड 1.5 to 2 lakhs तक का होता है। जब अगर किसी भी कपल में हम 3 to 4 cycles ऑफ IUI करते हैं, दैट इज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, और उससे वो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तब हम आगे उनको सलाह देते हैं कि अब वो IVF ट्रीटमेंट के लिए उनको बढ़ना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि IVF थोड़ा कॉस्टली होता है और उसमें अराउंड 10 to 12 डेज तक डेली इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, और बेहोश करके पेशेंट को फिर हम एग्स निकाल के और फिर बाहर बेबी बना के लैब में और फिर उसको अंदर इम्प्लांट करते हैं। तो वो थोड़ा एक लंबा प्रोसीजर होता है और पेशेंट के लिए इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली थोड़ा वो प्रॉब्लम्स करता है। IUI इज अ सिंपलर एंड लेस कॉस्ट इफेक्टिव, लेस कॉस्ट इज देयर, जबकि IVF जो है वो लंबा प्रोसीजर होता है और उसमें ज्यादा खर्चा भी होता है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के लिए पहले वी ट्राई टू डू IUI एंड देन वी कन्वर्ट इट टू IVF अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। जी, और मेरा अगला सवाल पूजा बेदी आपसे। आप ऐसे लोगों को जानती हैं जिनका IVF का तजुर्बा रहा है, आप ऐसे लोगों से डील कर चुकी हैं। इनसे अब तक आपने क्या जाना है कि एक महिला को IVF की प्रक्रिया के लिए अपने माइंड और बॉडी दोनों को किस तरह से तैयार करना चाहिए? आपने करीब से ये कैसे होते हुए देखा है?
जी देखिए, ऑल्सो एक बात है कि मैं हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़ी हुई हूँ 20 साल से, और 20 साल से मेरा बहुत रिसर्च है इस फील्ड में कि कितना इम्पोर्टेंट होता है द रोल ऑफ आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या सोचते हैं, ये सारी चीजें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारे डॉक्टर्स ने आज कहा है कि जरूरी है कि अगर हमारी कुछ आदतें हैं, एडिक्शंस है, तो उसको बंद करें, जैसे कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एक्सेट्रा। लेकिन ये भी है कि अगर हम अपने शरीर को हेल्प करें, जैसे कि सर्टेन फूड्स यू नीड टू ईट, लाइक से फॉर एग्जांपल एवोकाडोज है, एग्स है, होल ग्रेन्स है, अलग अलग किस्म के ओमेगा 3 रिच फूड्स जो हम खा सकते हैं टू हेल्प योर बॉडी एंड हेल्प द प्रोसेस। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है रिलैक्सेशन, रेस्ट, काम माइंड, आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम रखना। अगेन हम इम्पोर्टेंस बहुत देते हैं इन मैनिफेस्टेशन, क्योंककि आप जितने पॉजिटिव हो और जितना मैनिफेस्ट करोगे उतना ही चांसेस आपका इंक्रीज होता है, और आपका प्रोसेस जो है उतना क्या कहते हैं आसान हो जाता है, लेस ट्रॉमेटिक होता है। एंड आई थिंक ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक वो सबका सपोर्ट लेना, सबको इन्वॉल्व करना आपके जर्नी में, ये आपका खुद अकेला एक जर्नी नहीं है, आप सबको साथ में रख सकते हैं, सब आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आपके जितने सारे बॉडी के चेंजेस जो है, जो हो रहे हैं, उसका हम कभी हम जोक करते थे उसके बारे में, कभी उसका लाइट बनाते थे, क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि आप इतना सीरियसली ना ले इस ब्यूटीफुल जर्नी को। जी एंड जितना हम पॉजिटिव रहे, जितना हम खुश रहे, जितना हम मैनिफेस्ट करें, उतना ही हम अपना असिस्टेंस कर सकते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। जी बिल्कुल, जर्नी भी उतनी ही खूबसूरत रहनी चाहिए। अब एक और सवाल ले लेते हैं जो हमारी वेबसाइट से आया है। डॉक्टर पटेल, एक व्यूअर कहती हैं कि मैं 29 साल की महिला हूं जिसके एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हैं, क्या इसका असर उनकी प्रेगनेंसी पर पड़ेगा? तो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या फिर एंडोमेट्रियोमा वो कंडीशन है जिसमें गर्भाशय की जो दीवार हर महीने जो बन के टूटती है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। वो वहाँ गर्भाशय के अंदर बननी चाहिए, पर वो गर्भाशय के बाहर बनना शुरू होती है। उसकी मोस्ट कॉमन जगह जहाँ पे वो बनता है वो ओवरीज है, और उसमें वो सिस्ट मतलब गांठ जैसा बन जाता है जिसको हम एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहते हैं। अगर उसको काटो तो उसमें से ब्राउन कलर का फ्लूइड बाहर निकलता है, चॉकलेट कलर का, इसलिए उसको चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं। अगर चॉकलेट सिस्ट है अंडाशय में तो वो बेसिकली वहां पे पड़ा पड़ा इन्फ्लामेशन करेगा, और इन्फ्लामेटरी कंडीशन की वजह से जो एग्स ओवरी में जो होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करेगा। अभी ये डिस्ट्रक्शन जो होता है, जैसे जैसे सिस्ट बढ़ती है तो जो एग का नंबर है वो वैसे भी हमारे पास लिमिटेड है, वो कम होता जाएगा। और बिकॉज इन्फ्लामेशन है, सूजन है अंडाशय में, और वो कांस्टेंट वही एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, उस वजह से एग की जो क्वालिटी है वो भी कम हो जाएगी। मतलब प्रेगनेंसी के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, वो उसमें नुकसान कर सकता है। साथ में आजू बाजू जो पेट में अंदर काफी एडिशंस भी वो डेवलप कर सकता है, जिस वजह से नली की जो नॉर्मल एनाटॉमी है उसको भी डिस्टर्ब कर सकता है, या फिर नली को ब्लॉक भी कर सकता है। उस वजह से प्रेगनेंसी नेचुरली होने में ये दोनों रीजन, स्पेशली ये दोनों रीजन से डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर 29 ईयर्स पे अगर आप प्रेगनेंसी सोच रहे हो तो आप अपने गायनेक को विजिट करके आपका ओवेरियन रिजर्व इवेल्युएट करवाए। अगर वो कम है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आईवीएफ के लिए चले जाइए, या फिर आप प्रेगनेंसी अभी नहीं सोच रहे हो तो एग फ्रीजिंग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और बढ़िया ऑप्शन रहेगा। जी, और इसी के साथ पूजा बेदी, मेरा अंतिम सवाल आपसे। हजारों कपल्स हैं जो इनफर्टिलिटी से जूझते हैं, पर वो आईवीएफ से जुड़े मिथ्स के चलते या इसके बारे में पूरी जानकारी ना होने की वजह से ट्रीटमेंट नहीं करवाते। तो आप इस शो के जरिए ऐसे कपल से क्या कहना चाहेंगी ताकि वो इनफर्टिलिटी से जुड़े इलाज करवाने में झिझक महसूस ना करें? एक इंग्लिश में कहावत है, where there's a will there's a way। ओके, अगर आपकी जिंदगी में कुछ कमी है, अगर आप एक गैप जो है महसूस कर रहे हैं आपकी लाइफ में, अगर आपकी चाहत है कि आप योर बेबी इज बोर्न, दैट यू वांट टू बी अ फैमिली,
तो व्हाई वुड यू हेजिटेट? हम आजकल साइंस जो है हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है। अगर हमारा हार्ट अटैक होता है तो हार्ट रिप्लेसमेंट्स होते हैं, हार्ट सर्जरीज होते हैं, स्टेंट्स डाल देते हैं। लिवर का प्रॉब्लम है तो लिवर को एड्रेस करते हैं, किडनी का प्रॉब्लम है किडनी को एड्रेस करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं। इतना सारा कुछ हम अपने शरीर के लिए करते हैं। और अगर हमारा एक ड्रीम है, अगर हमारा एक इच्छा है कि हमारे एक पूरी फैमिली हो जाए, हमारे बच्चे पैदा हुए, तो why would you stop from letting science help you? Firstly, yes, it is expensive, but trust me, children are a lot more expensive. So if you're ready to shell out for children, you should be ready to shell out for IVF. So that's one aspect. दूसरी बात ये है कि हमें ये भी देखना है कि आजकल जैसे कि मेरी बेटी की जनरेशन जो है, I've seen almost 50 to 60% of her friends are suffering from PCOD and PCOS. Okay, this comes in the way of being fertile. Now, I don't know ये क्यों ये जनरेशन में इतना प्रेवलेंट है, लेकिन है। एंड आई थिंक ये जनरेशन को काफी कुछ ऑब्स्टिकल्स के सामना करना पड़ेगा, काफी कुछ उपाय ढूंढने पड़ेंगे उनको एज टू हाउ टू गो अबाउट हैविंग चिल्ड्रन। एंड आई थिंक इट्स वंडरफुल कि आज मेडिकल साइंस जो है सबका साथ दे रहा है। इतने ऑप्शंस सामने आ चुके हैं, इतने एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो है शामिल है। एंड इट वुड बी सिली कि अगर हम हमारे खुद के बॉडी के प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर्स के पास जाए और हमारी इतनी बड़ी जो इच्छा है उसके लिए डॉक्टर्स के पास ना जाए। दैट्स रियली वेरी सिली अकॉर्डिंग टू मी। गो आउट एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। जी बिल्कुल पूजा बेदी, ये कहना एकदम सही होगा, where there's a will there's a way। इसी के साथ हम इस शो के अंत तक पहुंच चुके हैं। हमारे डॉक्टर्स और पूजा बेदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन अहम सवालों के जवाब देने के लिए। और हमारे व्यूअर्स के लिए हम आशा करते हैं कि आपको इनफर्टिलिटी से जुड़े कुछ सवालों का जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।